ऐसे न जाने कितनी शकुंतलाएं और समरीने हुक्म जी और जॉर्ज गोरा वगैरह की भीड़ चढ़ चुकी थीं और अभी चढ़ने वाली थीं। मैडम के जाने के बाद भी वो और इमरान समरीन के बारे में बात करते रहे। इमरान को भी इस लड़की से हमदर्दी महसूस हुई थी। वो बोला, इसका मामला भी तुम्हारी सरबत जैसा ही लगता है। वो क्या कहते हैं, टूटी कहाँ कमंद। मुझे एक वजीफा याद आ रहा है जो ऐसी लड़कियों को मुसीबत से बचाने के लिए पढ़ा जाता है। अगर वो पूरा याद आ गया तो शायद हम इसको बचा लें। वैसी गोल मोल बातें करता था। इस रात मैं सोने के लिए लेटा तो देर तक बारूदा जैकी के बारे में सोचता रहा। वह हड्डियों का ढांचा अपने कटे फुटे जिस्म के साथ मेरे सामने आन खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आग और होठों पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट थी। वो जैसे खामोशी की जुबान में मुझसे कह रहा था, मुझे भूलना नहीं, मुझे याद रखना और मेरी बेबसी को भी और अपने हौसले को बुलंद रखना। मैंने तुम्हें कमजोर नहीं रहने दिया। अपनी सारी आग तुम्हें सौंप दी है और अपने दुश्मन के बारे में भी बता दिया है। फिर मेरा ध्यान सुल्ताना की तरफ चला गया। मैं उसे मंदिर के तहखानों में छोड़ आया था और क्या आया था कि मैं वो काम पूरा करके आऊंगा जिसके लिए वो अपना सर हथेली पर लेकर फिरती रही है। मेरा निशाना जॉर्ज गोरा था और मैं जल्द अज जल्द इस तक पहुंचना चाहता था। मैं जूं जॉर्ज गोरा के बारे में ज्यादा जान रहा था और उसकी खसलत को ज्यादा पहचान रहा था, मेरे दिल में उसके लिए नफरत और इंतकाम का बहाव तेज तर होता जा रहा था। वो गोरी चमड़ी वाला यहाँ के लोगों को शायद इंसान ही नहीं समझता था। जरगाह उसके लिए शिकारगाह थी। यहाँ के मर्दोजन उसके लिए पुरगोश्त चौपायों की हैसियत रखते थे। खासतौर से मकामी खवातीन उसका मनपसंद शिकार थीं और वो इस हवाले से किसी तरह की शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करता था। वो बरमला कहता था, मुझे मकामी औरतें भाती हैं, इन्हें देखकर मैं दिल में इन्हें हासिल करने की ख्वाहिश जागती है। मैं इस हवाले से कमजोर हूँ। हवा और पानी के बगैर तो मैं शायद जिंदा रह जाऊं, लेकिन खुशशक्ल नमकीन औरतों के बगैर नहीं। ये औरत बाज शख्स से मेरे सुल्ताना को दागदार कर चुका था। उसके माथे पर बदनामी का टीका लगा चुका था। वो राजपूत खानदान की तरहदार बेटी थी। जॉर्ज ने उसका पेंदार तोड़ा था, उसकी आन बान खाक में मिलाई थी और वो अभी तक जिंदा था। राजभवन की बुलंद दीवारों के अंदर सांस ले रहा था। जिंदगी की सारी लज्जतों से बहरा मंद हो रहा था और हमीदा जैसे नए शिकार पांस रहा था। मेरे सीने में भड़कते हुए शोले अलाव बन गए। मैं बेकरार होकर कमरे में टहलने लगा। मुझसे कुछ ही फासले पर एक दूसरे बिस्तर पर इमरान सो रहा था। उसे क्या पता था मैं किस कैफियत से गुजर रहा हूं। मैं हर मसलियत और अंदेशे को बालाए ताक रख देने के मरहले में आ गया था। देखते ही देखते मैं एक वाशिगाब फैसले तक पहुंच गया। मैंने दीवार पर लटके हुए होल्स्टर में से भरा हुआ रिवाल्वर निकालकर अपनी जैकेट में रखा और जैकेट पहन ली। एक सुर्ख धुंध सी मेरी आंखों के सामने छाती चली जा रही थी। मैं इमरान को सोता छोड़कर खामोशी के साथ कमरे से निकल आया। रात के करीबन 10 बज चुके थे। नीम गर्म कमरे से बाहर सर्दी थी और मैं जानता था कि लाल भवन से निकलते ही मेरा सामना कड़ाके की ठंड से होगा। लेकिन सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, चोट और बेआरामी की दी हुई तकलीफें मुझे अच्छी लगती थी। ये तकलीफें मेरे बेतकल्लुफ दोस्तों जैसी हो गई थी। मुझे इनके साथ मिल बैठना और इनकी कंपनी में खुश रहना आ गया था। जैसे नहाए तेज मिर्च मसाले की वजह से आंसू आ जाते हैं, लेकिन इंसान मजा भी महसूस करता है। कुछ ऐसा ही मजा मुझे दुख झील कर हो रहा था। मैं दरो दीवार में से गुजरकर एक बड़े लाउंज में पहुंचा। एक करीबी हाल नुमा कमरे से टीवी चलने की आवाज आ रही थी। टीवी और इस जैसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक अशिया यहाँ खाल खाल ही देखने में आती थी। टीवी पर वीसीआर के जरिए लड़कियां को रोमानी फिल्म देख रही थी या शायद इन्हें तरबियत के तौर पर दिखाई जा रही थी। गाय बगाए नोखेज लड़कियों की खिलखिलाती हंसी बंद दरवाजे के अकब से उभरती थी। मैं बरामदे में चला आया। कड़क सर्दी ने इस्तकबाल किया। वसीलान में धुंध फैली हुई थी। एक तरफ अलाव रोशन था मगर वहां कोई पहरेदार नजर नहीं आया। गौर किया तो पहरेदार साहिबान एक खिड़की से चिमटे नजर आए। वो तारीकी में खड़े थे और अध खुली खिड़की में से टेलीविजन देख रहे थे। यहाँ ये चीज यकीनन अजूबा तफरीह के जुमरे में आती थी। मैं पहरेदारों की नजर बचाता हुआ बागीचे की तरफ चला गया। दिन की रोशनी में मैं इस जगह का मुआयना कर चुका था और मेरा अंदाजा था कि लाल भवन से चोरी छुपे निकलने के लिए ये रास्ता बेहतरीन है। सामने से एक गार्ड टार्च चलाता आ रहा था। मैं जल्दी से एक मोरपंख की ओट में हो गया। वहां से एक रविश पर चलता हुआ मैं 10-12 फुट ऊंची बैरूनी दीवार तक पहुंच गया। यहाँ कचनार, मेहंदी और जामुन वगैरह के पेड़ थे। मैं एक दरख्त पर चढ़कर दीवार पर आया और फिर खामोशी से दूसरी तरफ कूद गया। लाल भवन की इमारत 5-6 किनाल में फैली हुई थी। मैं इमारत का चक्कर काट कर रोशन सड़क पर आ गया। यहाँ इक्का दुक्का गाड़ियां और घोड़ा गाड़ियां नजर आ रही थी। जूझ में आगे बढ़ता गया। सड़क कुशादा होती गई और रौनक में भी कदरे इजाफा हो गया। मैं लंबे लंबे डग भरता हुआ सीधा राजभवन की तरफ जा रहा था। राजभवन के बुलंदोबाला महाराबी दरवाजे की रोशनियां काफी दूर से दिखाई दे रही थी। आज मैंने पतलून कमीज पहन रखी थी। इससे पहले मैं और इमरान पगड़ियों में चेहरा छुपाकर जरगाह में फिरते रहे थे। आज पगड़ी नहीं थी और पता नहीं क्यों मैं चेहरा छुपाने की जरूरत भी महसूस नहीं कर रहा था। हालांकि मुझे मालूम था यहाँ मेरा कोई शनासा मुझे पहचान सकता है।
मैं जार का मफरूर कैदी था और अब तो और कई इल्जाम भी मेरे सर पर आ चुके थे, जिनमें तिवारी लाल और डेविड के कत्ल के अलावा मारिया के अगवा को भी शामिल किया जा सकता था। इन अंदेशों को दीवानी ठोकर से उड़ाता हुआ मैं सीधा राजभवन के बुलंद दोबारा दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। मेरे सीने में धड़कन के गोले फट रहे थे और रगों में लहू की जगह आग तोड़ रही थी। मेरी तवक्का के इन मुताबिक अभी मैं राजभवन के अजीमुशान दरवाजे से 50-60 कदम दूर ही था कि मुसल्ला गार्ड ने मुझे रोक लिया। क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? एक अफसर नुमाई शख्स ने करख्त लहजा में पूछा। मैं जॉर्ज गोरा से मिलना चाहता हूँ। मेरा लहजा सपाट और मुस्तहकम था। कई गार्ड्स मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो चुके थे। अचानक मुझे पहचान लिया क्या? एक शख्स ने हैरत भरी आवाज में कहा, ये तो वही है, मुख्तार की बेटी का शोर। सब सन्नाटे में रह के मेरे चेहरे पर टार्चों की रोशनी फेंकी गई। एकदम 2 गार्ड ने राइफलों का रुख मेरी तरफ कर दिया। तुम महरोज हो? इंचार्ज गार्ड की चौंकती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। हाँ, और जार को बताओ, मैं इससे अभी मिलना चाहता हूँ। मिलाते हैं, अभी तुम इधर आओ। इंचार्ज ने मुझे बाजू से पकड़ लिया। एक दूसरे गार्ड ने तेजी से मेरी तलाशी ली और रिवाल्वर मेरी कमीज के नीचे से निकाल लिया। वो मुझे मेन गेट के पास ही वाक़े एक छोटे से कमरे की तरफ खींच लगा। छोड़ दो, मैंने बुलंद आवाज में कहा। तुमने मेरी तलाशी ले ली, अब मुझे जॉर्ज के पास ले चलो। मैं इससे बात करने आया हूँ। तमीज से बोलो, और क्या बात करने आए हो तुम? मैं उसके ऐलान के जवाब में आया हूँ। मैंने उसे सांबर का चैलेंज दे रखा है। मैं ये चैलेंज कबूल करता हूँ। बहुत से लोग इर्द गिर्द इकट्ठे हो चुके थे और मैं यही चाहता था। मैंने चैलेंज की बात की तो गार्ड्स में एकदम सनसनी सी तोड़ गई। इनका सख्त रवैया भी कदरे नम पड़ गया। मैंने अपनी बात दोहराई, जॉर्ज को बता दो कि मैं सांबर में उसका सामना करना चाहता हूँ। कोई नशा वगैरह तो ना ही कर रखा? मेरा मतलब है जो कह रहे हो होश व हवास में कह रहे हो ना? इंचार्ज गार्ड के लहजे में हल्का सा तंज दाखिल हो गया। हाँ, होश व हवास में हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी होश व हवास के साथ सुनो। मुझे जॉर्ज से मिलवाओ। मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया। एक बार फिर मजीद एहतियात से मेरी तलाशी ली गई। इर्द गिर्द हलचल नजर आने लगी थी। इंचार्ज गार्ड ने मुझसे कुछ मजीद सवालात पूछे जिनके मैंने तयशुदा जवाबात दिए। मैंने इन्हें बताया कि मैं यहाँ अकेला पहुंचा हूँ और आज ही आया हूँ। करीबन 15 मिनट बाद मैंने एक मनहूस सूरत को अपने रूबरू पाया। ये जॉर्ज का बहनोई और मारिया का शौहर सर्जन अस्टील था। वो खासा दराज कद था। नशे के सबब उसकी आंखें कदरे सूजी हुई थी। चंद दिन पहले मेरी राइफल की गोली उसके भाई को लगी थी और वो जहन्नुम वासिल हो गया था। इस मौत का गम भी उसके चेहरे पर तलाश किया जा सकता था। उसने मुझे सरतापा देखा और उसकी हल्की नीली आंखों में हकारत अमेज तजस्सुस नजर आने लगा। वो बनावटी लहजे में बोला, खुशामदीद। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुआ। बहुत अच्छा बात है कि तुमको ढूंढने में हमका ज्यादा स्ट्रगल ना ही करना पड़ा। मैंने बेखौफ होकर कहा, मुझे भी खुशी है कि मुझे पालतू कुत्तों से नहीं लड़ना पड़ा। मैं सीधा इनके मालिक से 2-2 हाथ कर सकता हूँ। तुम अपनी बकवास बंद करो। इंचार्ज फुनकारा और उसने मेरे सर पर चोट लगाने के लिए राइफल का दस्ता फिजा में बुलंद किया। नहीं। सर्जन स्टील ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। इसने चैलेंज कबूल किया। अब यह हम का हिफाजत में है। इसके साथ जो कुछ होगा अब रूल के मुताबिक होगा। इंचार्ज पीछे हट गया। कुछ ही देर बाद 2-3 और अहम अफराद वहां आन मौजूद हुए। यह मकामी फौज के अफसरान ही लगते थे। मैंने खुदा बख्श को भी देखा। ये वही शख्स था जो चंद माह पहले मोहन कुमार वगैरह के साथ नलपानी पहुंचा था ताकि मुझे और सुल्ताना को छोटे सरकार की पनाह से निकाल कर वापस जरगाह ला सके। मुझे पहचानने के बाद हर चेहरे पर सनसनी के आसार नजर आ रहे थे। मुझसे बार बार पूछा गया कि क्या मेरे साथ कोई और भी यहाँ जरगाह पहुंचा है। मैंने हर बार इस सवाल का जवाब नफी में दिया। दरअसल इन लोगों को अनवर खान के बारे में शक था। सर्जन स्टील ने मुझसे पूछा, हम का मालूम हुआ था कि भगोड़ा अनवर खान भी यहाँ आना मांगता। वो भी चैलेंज कबूल करता। पर भगोड़ा नहीं सर्जन, वो बागी है और अभी इस जैसे और कई बागी तुम लोगों को नाको चने चबवाएंगे। और जहां तक इसके आने की बात है तो उसकी जगह मैं आ गया हूं। हमारे दरमियान कुछ देर तक गुफ्तगू जारी रही। सर्जन स्टील की तरफ से खुदा बख्श कोई पैगाम लेकर जॉर्ज गोरा की तरफ गया। उसकी वापसी 15-20 मिनट बाद हुई। जॉर्ज गोरा उसके साथ नहीं था। उसने थोड़ी देर तक सर्जन स्टील और फौजी अफसरान से खुसर फुसर की। इसके बाद खुदा बख्श ने मुझसे मुखातब होकर पूछा, सांबर से पहले के 2-4 दिन तुम कहाँ रहना चाहते हो? मैं तुम्हारे इस राजभवन के सिवा कहीं भी रहने को तैयार हूँ। मैंने फौरन जवाब दिया, यहाँ और कौन सी जगह है? मैंने चंद सेकंड सोचने की अदाकारी की, फिर कहा, तुम लोग मुझे पकौड़ा में ठहरा सकते हो। पकौड़ा में क्यों? सर्जन स्टील ने दरियाफ्त किया। वहां मेरी पुरानी साथी कोर्ती मौजूद है, तो तुम कोर्ती के पास रहना मांगता है। स्टील ने ऊपर नीचे सर हिलाया। मैंने भी उसी तरह सर को हरकत दी। लेकिन कोर्ती तो कहीं और है। खुदा बख्श ने कहा, वो जहां भी है मैं उसके साथ ठहर सकता हूँ। ओके, इसका अरेंजमेंट होगा। स्टील बोला। गुफ्तगू के दौरान में वो बराबर मुझे तफ्तीशी नजरों से घूर रहा था। किसी वक्त उसके तासुरात अजीब से हो जाते थे। यही वो शख्स था जिसने मेरे सर के अंदर मनहूस चिप प्लांट की थी। वो चिप जो मेरे जिस्म का हिस्सा बन गई थी और जिसे अपनी मर्जी से जुदा करने का मतलब मौत के सिवा और कुछ नहीं था। गालिबन स्टील के जहन में कई सवालात कुलबुला रहे थे। इनमें से एक आम सवाल ये रहा होगा कि मुझे जरगाह से बाहर हर तरफ दूर दूर तक तलाश किया जा रहा था। मुमकिन था कि सिग्नल वसूल करने वाले कई एंटीनाज यहाँ वहां चकरा रहे हूं। मैं इस सारी तलाश को नाकाम करके यहाँ राजभवन के एन सामने आना मुदार हुआ था। ये क्यों कर हो सका था? क्या ये एक इत्तेफाक था या फिर इसकी चिप ने काम करना छोड़ दिया था?
या फिर कोई और मसला हो गया था। मैं समझ गया कि बहुत जल्द मुझे इस चिप के हवाले से भी अस्टील वगैरह को जवाब देना पड़ेगा। कुछ देर तक मुझसे पूछताछ जारी रही, फिर कड़े पैरे में मुझे मैडम सफूरा की तरफ रवाना कर दिया गया। मैं घोड़ा गाड़ी में था। 3 मुसल्ला गार्ड्स मेरे सामने बैठे थे। एक घोड़ा गाड़ी आगे और एक पीछे थी। इनमें भी चौकस मुहाफिज मौजूद थे। हर निगाह में मेरे लिए तजस्सुस, हैरत और तंज का मिला जुला तासुर था। जो कोई देख रहा था मुझे तोलने वाली नजरों से ही देख रहा था, जैसे अंदाजा लगा रहा हो कि मेरे अंदर क्या है, जिसके बलबूते पर मैं जॉर्ज गोरा जैसे शख्स को ललकारने की जुर्रत कर रहा हूँ। अपने अंजाम की परवाह किए बगैर मौत के जबड़ों में सर दे रहा हूँ। ये गार्ड्स वगैरह अपने अफसरान की वजह से चुप थे, वरना हो सकता था कि वो मुझ पर हकारत और तंज के तीर चलाना शुरू कर देते। फिर भी एक गार्ड से बर्दाश्त नहीं हो सका। वो एक तरफ थूक कर बोला, भगवान का शुक्र करो तुम्हें बड़ों की तरफ से रिक्शा मिल गई है, ना ही तो इस गाड़ी के अंदर तुम्हारी एक बोटी भी ना मिलती। तुम भी शुक्र करो कि मैं यहाँ कुत्तों बिल्लों से नहीं, उनके मालिक से लड़ने के लिए आया हूँ। गार्ड ने मुश्तिल होकर मेरा गिरबान पकड़ना चाहा, लेकिन दूसरे ने उसे रोक दिया। छोड़ दो यार, ये अपनी मौत आप मरने वाला है, और ये कोई आसान मौत ना ही होवेगी। उसके साथी की तरह उसकी भी एक ही हड्डी टूटेगी। पहले जितना बड़ा अपराध है, इससे बड़ी सजा होगी। किस अपराध की बात करते हो तुम? मैंने किसी की माँ बहन के साथ क्या कर दिया है? तुमने क्या किया है? और ये सारी दुनिया जानत है। तुम इन लोगों में शामिल हो जिन्होंने सर्जन साहब की धर्म पत्नी को अगवा किया और उनकी आबरू खराब की। गार्ड की आंखों से शोले निकल रहे थे और तुमने इनको गोली मारकर जख्मी भी किया। वो अपना फिक्रा मुकम्मल करते हुए बोला। मैं समझ गया कि वो मारिया की बात कर रहा है। मैंने इत्मीनान से कहा, मुझे तुम जैसे किराए के टट्टुओं के सामने सफाई पेश करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी सुन लो कि सर्जन की पत्नी और जॉर्ज की बहन मारिया को सुल्ताना के बदले में उठाया गया था और वो बदबख्त उठाए जाने के काबिल थी। लेकिन यहाँ दूसरी बात भी याद रखो, उठाए जाने वाले मुसलमान थे। उन्होंने तुम्हारी औरत के साथ वो सलूक नहीं किया जो तुमने उनकी औरत के साथ किया। गार्ड फुनकारा, कोई नारी भी किसी मर्द पर ऐसा झूठा इल्जाम ना ही लगा सकते। क्या तुम इनकार करो तो कि श्रीमती मारिया की इज्जत खराब हुई? नहीं, मैं इनकार नहीं करता। श्रीमती जी की इज्जत खराब हुई, लेकिन किसी ने नहीं, उसने खुद की। उसने अंधेरी रात में एक पारसी को अपना जिस्म रिश्वत के तौर पर पेश किया और उसकी मदद से भाग निकली। यह बकवास है, गार्ड गर्जा। इस तरह की बातें तुम मुस्लिमों ने ही फैलाई हैं। अपने गंदे अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश की है तुम लोगों ने। नारी की इज्जत? कौन नारी? कैसी है इज्जत? मैंने भड़क कर उसकी बात काटी। ये गोरी चमड़ी वाले जिन्हें तुमने अपना आका बनाया हुआ है, इज्जत, आबरू, पवित्रता और शर्म हया जैसे लफ्जों का मतलब ही नहीं जानते। इनके देश में जाकर देखो, ये मारिया जैसी मेमे एक बर्गर और एक कोक के लिए किसी के साथ भी जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। और यहाँ बर्गर कोक का नहीं, जान का मामला था। गार्ड ने दांत पीसे, भगवान की सौगंध, अगर मुझे बड़ों का डर ना होता तो मैं इसी जगह तुम्हारी खोपड़िया में सुराख कर देता। अच्छा, तुम दोनों चुप हो जाओ, दूसरे गार्ड ने जरा तहक्कुम से कहा। वो कदरे सीनियर दिखाई देता था। इसी दौरान में इस काफले की गाड़ियां लाल भवन के सामने पहुंच गईं। कई दीगर अहम इमारतों की तरह यह इमारत भी जनरेटर की बरकी रो से रोशन थी। गाड़ी मेन दरवाजे के सामने रुक गई और वर्दी में मलबूस 2 अफसरनुमा अफराद लाल भवन के अंदर चले गए। यकीनी बात थी कि वो मैडम सफूरा को सारी सूरत-ए-हाल से आगाह करने के लिए गए थे। मुझे मैडम की फहमो फरासत और मामला फहमी पर एतमाद था। मुझे यकीन था कि वो अपनी गुफ्तगू से इन अफसरान को किसी तरह का शक नहीं होने देगी। मैं भी सिर्फ चंद घंटे पहले यहाँ से गया और अब एक नई हैसियत से वापस आया था। दोनों अफसरान 15-20 मिनट बाद वापस आए और मुझे नीम गर्म घोड़ा गाड़ी से उतार कर लाल भवन के अंदर लेके। गेट पर मौजूद गार्ड्स और दीगर मुलाजमीन ने इससे पहले मेरी सूरत नहीं देखी थी। वो नहीं जानते थे कि मैं मैडम सफूरा को वही मेहमान हूँ जो चंद रोज पहले यहाँ पहुंचा था। यानी मुमकिन था कि अब उन लोगों में से कुछ ने मुझे सुल्ताना के शौहर की हैसियत से पहचान लिया। बहरहाल वो सब खामोश थे। लाल भवन की आलीशान राहदारियों से गुजर कर मैं जल्दी मैडम सफूरा के सामने था। वो स्लीपिंग गाउन में थी। उसकी हालत से जाहिर तक नींद से जागी है। मेरी तवक्का कहने मुताबिक मैडम सफूरा मुझसे उसी अंदाज में मिली जिसमें उसे मिलना चाहिए था। उसने कदरे हैरत जाहिर की कि मैं इस वक्त इस साल में यहाँ जरगाह में मौजूद हूँ। उसने अपनी इस हैरत में हल्की सी नागवारी भी शामिल कर ली थी। हमारे दरमियान थोड़ी सी गुफ्तगू हुई। फिर फौजी अफसर ने मैडम सफूरा को बताया, जो कुछ भी है मैडम, ये शख्स फिलहाल सर जॉर्ज के मेहमान की हैसियत रखता है। सर्जन साहब का हुक्म है कि इसे यहाँ लाल भवन में रहने की आज्ञा दी जावे और हर तरह की सहूलत भी मुहैया की जावे। इसके बारे में मजीद अहकामात सर जॉर्ज भी बाद में देंगे। मैडम ने सिगरेट का तवील कच लेते हुए कहा, ठीक है, अगर ये सर का आर्डर है तो ये यहाँ रह सकता है, लेकिन इसकी हिफाजत, इसके लिए आप कोई चिंता ना करें। ठीक इसी वक्त से ये इमारत हमारी सिक्योरिटी घेरे में रहेगी। इमारत के अंदर भी सर जॉर्ज की स्पेशल फोर्स के लोग मौजूद रहेंगे। मैडम सफूरा को अलहदगी में कुछ हदायत देने के बाद फौजी अफसरान वापस चले गए। जो ही तन्हाई मुयस्सर आई, एक दरवाजे के अकब से इमरान भी नमूदार हो गया। उसकी आंखों में हैरत से मटाई थी। और खामड़, ये क्या गड़बड़ घोटाला किया है तूने? उसने मेरी गुद्दी से दबोच लिया और जोर से आगे पीछे हिला। सब कुछ बताता हूँ, बताने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। मैंने उससे अपनी गर्दन छुड़ाते हुए कहा, गज़ब खुदा का, इतना बड़ा धोखा, ना कोई सलाह ना मशवरा। मुझे सोता छोड़कर निकल गए और जा पहुंचे राजभवन के सामने।
यार सच्ची बात है, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। तुम इतने बेवफा और कमीने हरगिज नहीं हो सकते। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमने मुझसे या मैडम से बात तक नहीं की। नहीं, जरूर मैं जागती आंखों से ख्वाब देख रहा हूँ। अभी ये सारा तिलस्म टूट जाएगा। और वो अदाकारी कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ वाकई बहुत हैरान भी था। तुमने जो कुछ सुना है वो सही है डियर। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, यानी तुम जॉर्ज गोरा का चैलेंज कबूल कर आए और उसे ललकार आए हो कि इससे दो बदू लड़ाई करोगे। ऐसा ही है? ऐसा ही है। वो मैडम से मुखातब होकर बोला, मैडम इसने जरूर कोई जहरीली चीज खा ली है। ये जहर इसके दिमाग को चढ़ गया या फिर इसने नशा किया है। इसका डोप टेस्ट करवाओ मैडम। यहाँ डोप टेस्ट हो सकता है ना? चल भाई चल उठ। इसी दौरान में कमरे के बंद दरवाजे पर दस्तक हुई। गीता ने मैडम को पुकारा। कालमन कोई इमरजेंसी काम था। मैडम अभी आई कहकर बाहर चली गई। उसके जाते ही इमरान एकदम संजीदा हो गया। मैंने देखा उसकी आंखों से गहरी फिक्रमंदी झांकने लगी है। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला था, अभी ये कोई अच्छा काम नहीं किया तूने, कम से कम मशवरा ही कर लेता। इसका मतलब है कि तुम मुझे अपना नहीं समझता। अपना समझता हूँ लेकिन मशवरा नहीं कर सकता था। मशवरा करता तो तुम मुझे कभी न जाने देते। इस काम में से सैकड़ों खतरे निकाल कर मुझे बता देते और बाद में हो सकता था कि ये सारे खुद मोल ले लेते। तो क्या सारी मुसीबतों, परेशानियों और सारे खतरों का ठेका तूने ले लिया है? ये सारी मुसीबतें और परेशानियां पैदा भी तो मेरी ही की हुई है ना। तुम्हारा जॉर्ज और हुक्म वगैरह से क्या वास्ता है? ये सारी दुश्मनियां मेरी ही पाली हुई हैं। तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैंने आज तक तुमसे लिया ही क्या है? हर कदम पर तुम्हारा सहारा मांगता रहा हूं और तुम किसी भी चीज की परवाह किए बगैर ये सहारा मुझे देते रहे। लेकिन अब नहीं। अब प्लीज मुझे अपने तौर पर कुछ करने दो, मुझे मेरे होने का एहसास होने दो। लेकिन ताबी नहीं इमरान, अब इस बारे में कुछ ना बोलो। वैसे भी जो होना था वो हो चुका है। अब अगर कर सकते हो तो एक काम करो, किसी भी जरिए से अनवर खान तक इतला पहुंचा दो। कैसी इतला? यही क्या वो जरगान आए? वो जिस काम का इरादा रखता था वो अब मैंने अपने जिम्मा ले लिया है। अब उसे जान मुसीबत में डालने की जरूरत नहीं, मैंने मुस्तहकम लहजे में कहा। इमरान ने गहरी सांस लेकर रह गया। इसी दौरान में मैडम भी वापस आ गई। उसके चेहरे पर भी तशवीश और बरहमी थी। वो बोली, ताबिश ये बहुत जज्बाती फैसला किया तुमने। ये कदम उठाने की क्या जरूरत थी? तुमने आनन फानन खुद को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। मुसीबत में तो हम सब ही हैं, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत थी जॉर्ज के मर्जी के महाज पर लड़ने की? तुम इस काम के लिए कोई और रास्ता भी ढूंढ सकते थे। हम तीनों मिलकर सोचते तो कोई हल निकल आता। अब जो होना था हो चुका मैडम, मैंने उसे नजरें मिलाए बगैर कहा। वो बेकरारी से कमरे में टहलने लगी। बेवकूफी हुई है तुमसे, कम से कम मशवरा ही कर लेते तुम। जॉर्ज ने एक फंदा लगाया हुआ है और तुमने उसके फंदे में आने के लिए शानदार फुर्ती दिखाई है। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। मैं वापस आना चाहता भी नहीं हूँ मैडम, और आप इतना ज्यादा परेशान ना हो। मैं अब जमाने का बहुत गर्म सर देख चुका हूँ। मर्द मारने की हिम्मत आ चुकी है मुझ में। मैं जॉर्ज गोरा के लिए तरने वाला साबित नहीं होगा। आप यकीन रखिए, इस शख्स को इसकी तवक्का से कहीं ज्यादा मुज़ाहमत मिलने वाली है। मैंने पुरयकीन लहजे में कहा। मेरे लहजे की हरारत और तवनाई को महसूस करके मैडम के चेहरे के तनाव में एक बेसाख्ता कमी वाक़ई हुई। वो एक निश्चित पर बैठ गई और मुझे तोलने वाली नजरों से देखते हुए बोली, ये ठीक है, पिछले चंद माह में तुम बहुत ज्यादा बदले हो। तुम्हारे बारे में उड़ती उड़ती खबरें भी हम तक पहुंचती रही हैं। इनमें रंजीत पांडे वाली खबर भी शामिल थी। कुछ लोग कहते हैं कि तुमने तने तनहा पांडे से मारा मारी की थी और वो इस मारा मारी में जख्मी भी हुआ था। मैं समझती हूँ कि ये जॉर्ज बिल्कुल और तरह का बंदा है। मैं ये कहूँ तो शायद गलत ना होगा कि इसका टेम्परामेंट एक प्रोफेशनल फाइटर जैसा हो चुका है। पिछले 3-4 सालों में उसने इस तरह की लड़ाइयों का खातिर तजुर्बा हासिल किया है और इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि वह हर तरह की फाइटिंग में एक नहायत ताक और सख्त जान हरीफ है। तुम्हें पता है कि वो यहाँ स्टेट में आबाद होने से पहले इंग्लैंड में क्या करता था? जी नहीं, मैंने कहा। बर्मिंघम में मार्शल आर्ट का एक बहुत बड़ा क्लब है। ये क्लब 1925 में जॉर्ज के दादू ने शुरू किया था। दादा के बाद जॉर्ज का बाप और फिर खुद जॉर्ज इस क्लब का करता धरता रहा। फाइटिंग आर्ट में इस शख्स की दिलचस्पी खानदानी है। इसके साथ साथ ये मुजरमाना ज़हन का मालिक भी है। इस लिहाज से हम इसे दो धारी तलवार कह सकते हैं। इस तलवार को जहर की पान लगाने के लिए हुक्म जी की दोस्ती और मुकम्मल पुष्ट बनाई भी मौजूद है। हम इस बर सगीर के लोग फितरी तौर पर महकूम तबीयत का मालिक है। जो चीज बाहर से और खास तौर से मगरिब से आती है वह हमें बहुत जल्द मुतासर करती है। अगर इस चीज में वाकई कोई बात भी हो तो फिर तो सोने पर सुहागा है। जॉर्ज बाहर से आया और इसमें टैलेंट भी है। यही वजह है कि मकामी लोग पूजने के हद तक उससे मुतासर हैं, लेकिन तमाम परस्त उसे शक्ति का देवता तक कह डालते हैं। हुक्म जी की तरफ से उसको सर का खिताब मिला हुआ है और दूसरी तरफ इन सर जी ने राजवाड़े को अपनी शिकारगाह बनाया हुआ है। इमरान ने कहा, ऐसा ही होता है। ताकत अपने कानून खुद बना लेती है। जिसके पास इख्तियार होता है इसके लिए हजारा आसानियां मुहैया हो जाती हैं, और अगर इख्तियार गोरे के पास हो तो फिर क्या ही बात है। गोरा हम जैसे लोगों पर अपना इख्तियार इस्तेमाल करने का हुनर जानता है। ये लोग यूं ही तो 200 साल यहाँ हुकूमत नहीं करके। मैंने मौजू बदलते हुए कहा, मैडम मैं अपनी जल्दबाजी पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन एक बार फिर कहूंगा कि जो होना था वो हो चुका। अब आपसे दरख्वास्त है कि मेरे 2 काम करते। कैसे काम? ज्यादा मुश्किल काम नहीं।
आप बासानी कर सकती हैं मैडम। कुछ कहोगे तो पता चलेगा ना। किसी तरह नल पानी में अनवर खान तक ये पैगाम पहुंचा दे कि वो यहाँ आने का प्रोग्राम फौरन खत्म कर दे, क्योंकि मैंने जहाज का चैलेंज कबूल कर लिया। मैडम सफूरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है। और दूसरा काम, मुझे इस इमारत में एक अलहदा पोर्शन दे जहाँ मैं 2-4 दिन में अपनी फिटनेस को बेहतर कर सकूँ। अलहदा पोर्शन की क्या जरूरत है, यहाँ एक छोटा सा जिम मौजूद है। तुम चाहो तो सुबह 11-12 बजे तक इसे आज़ादी से इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये सब तो बाद की बातें हैं, पहले ये तो पता चले कि सांबर रचना वाले क्या कहते हैं। सांबर रचना वाले कौन, मैंने पूछा। पंडित महाराज और इनके चेले। इस सांबर की रस्म में 2 हरीफों के आमने सामने आने का हतमी फैसला ये लोग ही करते हैं। बाकायदा कुंडलियां वगैरह निकाली जाती हैं और मुनासिब वक्त भी तय किया जाता है। इसके बाद ये फैसला भी होता है कि दोनों हरीफ किस तरीके से एक दूसरे का सामना करेंगे। यानी लड़ाई खाली हाथ होगी या कोई हथियार इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर हथियार इस्तेमाल किया जाएगा तो कौन सा होगा, और इस हथियार से बचाव के लिए क्या इंतजाम होगा। असूली तौर पर सांबर की लड़ाई सिर्फ हरीफ को जेर करने के लिए होती है, लेकिन कुछ मौकों पर ऐसा भी हुआ है कि लोग शदीद जख्मी हुए हैं या फिर इनकी जान ही चली गई है।